हेलो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन के ऊपर और उसके बाद हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन क्या चीज है? एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब ये चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं ये दो तरह से हो सकता है। एक उसकी स्पीड में चेंज और दूसरा उसकी डायरेक्शन में चेंज। तो एक्सेलरेशन पैदा होता है चाहे उसकी स्पीड में चेंज आए या उसकी डायरेक्शन में चेंज आए या दोनों चीजों में चेंज आए, उससे एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका अगर हम फार्मूला देखें तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, या हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? हम निकाल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वी एफ फाइनल वेलोसिटी है और वी आई इनिशियल वेलोसिटी है। यूनिट्स और डायमेंशंस की बात करें एक्सेलरेशन के, तो ऐसे यूनिट एक्सेलरेशन के होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इसको ms -2 भी लिख सकते हैं और इसके डायमेंशंस होते हैं lt-2। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, there are two types of acceleration, positive acceleration और negative acceleration। हम acceleration को किस तरह डिफाइन कर रहे हैं? हम डिफाइन कर रहे हैं change in velocity। अब ये जो velocity में change है ये दो तरह से हो सकता है। velocity increase भी कर सकती है और velocity decrease भी कर सकती है। दोनों सूरतों में velocity में change आएगा। तो दोनों सूरतों में चाहे वेलोसिटी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो अगर सबसे पहले हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो अगर वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी और एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसके एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक कार है जो कुछ वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर हम एक्सेलरेटर पे पांव रखते हैं और इस कार को एक्सेलरेट करते हैं तो इसका मतलब है कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा होता है। तो इस केस में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे और जो एक्सेलरेशन यहाँ पे पैदा होगा उसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। दूसरी टाइप इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी बॉडी की डिक्रीज कर रही है तो चेंज तो हो रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन पैदा होगा। इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसको हम रिटार्डेशन भी कहा जाता है। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो स्पीड डिक्रीज करेगी और इस केस में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि एक कार विद सम वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब अगर हम ब्रेक सप्लाई करें तो ब्रेक सप्लाई करने का मतलब हुआ कि हम एक ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। और एक्सेलरेशन क्योंकि हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होता है तो इस केस में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड होगी। तो अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द एक्सेलरेशन विद व्हिच अर्थ अट्रैक्ट द बॉडीज टुवर्ड इट्स सेंटर इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल g से डिनोट करते हैं और वैल्यू ऑफ g जो है वो डिक्रीज करती है विद हाइट एंड एज वेल एज विद डेप्थ। याद रखिएगा कि वैल्यू ऑफ g जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसके ऊपर मैक्सिमम होती है। अब अगर आप अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाएं या अर्थ की सरफेस से नीचे आए टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ g डिक्रीज करे। और अगर आप अर्थ के सेंटर के ऊपर आ जाए तो अर्थ के सेंटर के ऊपर वैल्यू ऑफ g जीरो हो जाएगी और वैल्यू ऑफ g जीरो होने का मतलब होगा कि आपका वेट जीरो हो रहा है। तो इट्स मीन के अर्थ के सेंटर के ऊपर आपका वेट जीरो हो जाएगा। द एवरेज वैल्यू ऑफ g नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन।
हम यहाँ पे 3 लॉज पढ़ेंगे न्यूटन के, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो इट स्टेट दैट a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue its motion along a straight line unless some external force act on it। कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटीज अनलेस के कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट ना करे। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम डेली लाइफ में हर जगह ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इस लॉ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन है, अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। क्योंकि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा अनलेस कि उसके ऊपर फोर्स लगे जो उसकी वेलोसिटी में चेंज ले आए। या अगर एक कार मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी और अगर हम ब्रेक्स अप्लाई ना करें और जो एक्सटर्नल इफेक्ट, एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग फोर्स, फ्रिक्शनल इफेक्ट्स, ये सारे निगलेक्ट कर दें तो वो कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहेगी कि अनलेस कि आप उसके ऊपर ब्रेक अप्लाई ना करें या कोई और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। Inertia is that characteristic of a body due to which it resists any change in its state of rest or uniform motion। हर बॉडी की ये खासियत है कि वो किसी भी किस्म की चेंज, चाहे वो रेस्ट से मोशन में हो या मोशन से रेस्ट में हो, उसको अपोज करती है, और इस खासियत को हम इनर्शिया कहते हैं। ये एक मैंने एग्जांपल ली है जिसमें एक कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। अब इसमें एक पर्सन बैठा हुआ है। अब अगर इस कार को एक ब्रिक्स की वॉल से स्टॉप किया जाए तो जो पर्सन इसमें बैठा है वो स्टिल मूव करेगा 80 किलोमीटर पर आवर से। ये पॉसिबिलिटी है कि वो उछल कर सामने की तरफ गिर जाए। न्यूटन सेकंड लॉ ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसको अगर हम देखें तो इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में when a force act on a body it produce acceleration in the direction of force। जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा करती है और वो एक्सेलरेशन हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमने ये तो देख लिया कि फोर्स लगने से एक्सेलरेशन पैदा होता है। अब हम ये देखते हैं कि कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो उसके लिए 2 रिलेशन बता रहा है हमें। एक, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज्यादा फोर्स होगी उतना ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ सेम मैसेज, लेट्स से 10 किलोग्राम, और उनके ऊपर हम डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करते हैं। एक मास के ऊपर हम 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरे मास के ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। तो जिस मास के ऊपर हम 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, उसकी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। अगर चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा है। तो जिसके ऊपर हमने ज्यादा फोर्स लगाई उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हुआ। दूसरी वो ये बात कह रहा है कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जितना मास ज्यादा होता जाएगा उतना एक्सेलरेशन कम होगा। इसको आप इस तरह देख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं ऑफ डिफरेंट मैसेज, लेट्स से एक का मास 10 किलोग्राम है और दूसरे का मास 15 किलोग्राम है, और उनके ऊपर हम सेम अमाउंट की फोर्स लगाते हैं, लेट्स से 10 न्यूटन फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगा रहे हैं, तो जिसका मास कम होगा वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव करेगा, और ज्यादा वेलोसिटी से मूव करने का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। हम इन 2 रिलेशंस को कंबाइन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल साइन F/m। अब हम लॉ की बात कर रहे हैं और लॉ को एक्सप्रेस करने के लिए हमें इक्वेशंस की जरूरत होती है, और इक्वेशन के लिए हमें इक्वल साइन चाहिए होता है। और मैथ का ये रूल है कि अगर आपने प्रोपोर्शनल से इक्वेशन साइन में आना है, मतलब रिलेशन से इक्वेशन में आना है, तो आपको एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। यहाँ पे भी जब हम इक्वल साइन हमने लगाया तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया और वो कांस्टेंट के। अब ये जो के है ये एक एक्स्ट्रा चीज है, इसका इस फार्मूले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि मैथ के रूल हम ब्रेक नहीं कर सकते इसलिए हमने एक कांस्टेंट लगाना जरूर था। तो इससे जान छुड़ाने के लिए हम इसको 1 असाइन कर रहे हैं। तो हमने कह दिया कि k इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू 1। तो जब हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इसका इस फार्मूले के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और हम इसको लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू F/m और F इज इक्वल टू ma।
That is Newton's second law of motion. Second law of motion proves that different masses accelerate to the अर्थ एट सेम रेट विद डिफरेंट फोर्सेस। इसको प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स लिए हैं, एक का मास 1 किलोग्राम है और दूसरे का मास 10 किलोग्राम। अगर 1 किलोग्राम मास के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम सपोज कर लें कि वो 9.8 न्यूटन लग रही है, तो 10 किलोग्राम के ऊपर ये अंडरस्टूड होगा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी 98 न्यूटन लगे। न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए अगर हम यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन निकालें तो एक्सेलरेशन के फार्मूला हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू F/m, और फोर्स और मास की वैल्यू पुट करने से जब हमने दोनों बॉडीज का एक्सेलरेशन निकाला तो आप देख सकते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकंड से निकल रहा है, सेम निकल रहा है। लेकिन जब हमने इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स की फोर्सेस निकाली न्यूटन सेकंड लॉ को यूज करते हुए तो वो डिफरेंट आई। 1 किलोग्राम ऑफ मास की जो फोर्स है वो 9.8 न्यूटन और 10 किलोग्राम मास की जो फोर्स है वो 98 न्यूटन आई। और ऐसा ही होना चाहिए, जिसका मास ज्यादा है उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा एक्ट कर रही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन व्हिच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये एक एग्जांपल है, इसमें एक पर्सन एक चेयर के ऊपर बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा है। अब इस पर्सन के वेट की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है जो डाउनवर्ड लग रही है, दैट इज एक्शन। और चेयर एक अपवर्ड इक्वल अमाउंट की फोर्स लगा रही है, दैट इज रिएक्शन ऑफ द चेयर। यहाँ एक और एग्जांपल ये है कि जो फिश हैं वो अपने फिन्स को यूज करती हैं टू पुश द वाटर बैकवर्ड, ये उनका एक्शन होता है। रिएक्शन वाटर करता है कि वाटर उनको आगे की तरफ पुश करता है। इसकी एक और एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। जब हम जमीन पर चलते हैं और हम एक कदम आगे उठाते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे होते हैं, हम जमीन को पुश कर रहे होते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारा एक्शन होता है। रिएक्शन क्या करती है, जमीन रिएक्शन करती है, जमीन हमें पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मुझे तेज चलना है या मुझे भागना है तो मैं ज्यादा फोर्स के साथ जमीन को पीछे की तरफ पुश करूंगा, जमीन उतनी ही फोर्स के साथ मुझे आगे की तरफ पुश करेगी। एक और एग्जांपल न्यूटन थर्ड लॉ की, अ रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ। रॉकेट में से जो बर्निंग गैसेस होती हैं बाहर आ रही होती हैं, उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। ये एक्शन हो रहा होता है। रिएक्शन क्या हो रहा होता है कि रॉकेट जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। एंड पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं